नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने फिर आया हुआ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा परिवेश, हमारा समाज, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये चिंतनीय विषय है। क्या भारत में कुछ ऐसा बदल गया है कि हमारे बच्चे असमय ही जवान हो रहे हैं, और जो जवान हो रहे हैं वो उनकी जवानी डांट नहीं खा रही है, और डांट जब नहीं खाती है तो वो अपराध के रास्ते पर मुड़ जाते हैं। वो ऐसा रास्ता जहाँ से लौटना फिर असंभव होता है, और जब अगर भी लौट आते हैं तो इतनी देर हो चुकी होती है, तब तक कई घर, कई परिवार, कई हस्तियां बर्बाद हो चुकी होती हैं। आज की कहानी भी इसी पैटर्न्स पर आधारित है, और ये कहानी जो निकल के आ रही है वो कहानी है झारखंड की। झारखंड में एक जगह लगती है जिसका नाम है रांची। रांची में एक कॉलोनी लगती है, उस कॉलोनी का नाम है जनक नगर। और जनक नगर जो कॉलोनी है उसमें एक मार्केट है, उस मार्केट का नाम है ओझा मार्केट। सुबह सुबह का वक्त है, लोग जो है अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। कुछ 8-9 बजे का टाइम लगभग है, कुछ बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं। जब उस गली से, मोहल्ले से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं एक घर से, अंदर से जो है दरवाजे यानी घर है उसमें ब्लड बह करके द्वार दरवाजे तक आ गया है। वो बूंद बूंद करके गली में, दरवाजे से जो है गली में टपक रहा होता है। जो लोग इस मंजर को देखते हैं कि आखिर ऐसा अंदर हुआ क्या है जो कि ये ब्लड आ रहा है। जब ये बात मोहल्ले में पता चलती है तो ये खबर एक दूसरे से उड़ जाती है, तो मोहल्ले के कई लोग एकत्रित हो जाते हैं। अब आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा पीटते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो पड़ोसी लोगों को पूछा जाता है, पड़ोसी लोग पूछा भी जाता और बताते भी हैं कि इस घर में एक माँ 40 वर्षीय, उसकी बेटी जो 12th क्लास में पढ़ रही है बेटी रहती है, और एक उनका प्रवीण नाम का जो बेटा है वो भी रहता है, वो कक्षा 9 का छात्र है। यानी उस परिवार में, उस घर के अंदर 3 लोग मौजूद होने चाहिए, 3 लोग रहते हैं, ऐसा पड़ोसियों ने बताया। अब जब दरवाजा खटखटाने से हैरान परेशान हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस को 112 नंबर डायल कर दिया, और जब उन्हें पुलिस वालों को ये बताया गया कि घर के अंदर से ब्लड आ रहा है, तो वो भी आनन फानन में, अब वो 112 छोड़ो, पूरा थाना, फॉरेंसिक टीम, तमाम जो होते हैं लोग, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, वो सारे लोग उस मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं दरवाजा अब तोड़ा जाता है। कोई विकल्प नहीं था, दरवाजा अंदर से लॉक है, तो कोई विकल्प नहीं होने के कारण सारे लोगों की मौजूदगी में, मोहल्ला वालों की मौजूदगी में दरवाजा को तोड़ा जाता है। और जब दरवाजा को तोड़ा जाता है तो अंदर का मंजर जो होता है उसको देख करके उनकी, पुलिस वालों की, मोहल्ला वालों की रूह कांप जाती है। क्या जो 40 वर्षीय महिला है, वो चंदा देवी उसका नाम है, वो बेड पर यानी फर्श पर अचेतावस्था में पड़ी हुई है। अभी उसकी नब्ज चल रही है, लेकिन वो मूर्छित है, उसके अभी प्राण निकले नहीं है। तो उसके सिर पर कई घाव हैं, उस घाव से रक्त, ब्लड बह रहा होता है। अब जो बह रहा होता है रक्त को, तो पुलिस बहुत जल्दी से उस महिला को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाती है, और अपनी गाड़ी से ही पहुंचाती है। आनन फानन बहुत जल्दी की जाती है, इससे प्राण बचाए जा सके और ये घटना का खुलासा कर सके। इसलिए वो बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्टिव के साथ ये काम किया गया।
आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है 14 वर्षीय, उसका नाम श्वेता है। श्वेता भी मृत पड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा जो 9th क्लास का छात्र है, इसका नाम प्रवीण है, वो शायद बचने के लिए इस झगड़े से, इस मंजर से बचने के लिए वो भागा होगा, तो जो है वो वहां पर भी वो मृत, यानी सीढ़ियों पर वो मृत पाया जाता है। अब ये पुलिस जो है, चश्मदीद कोई है नहीं, ब्लाइंड मर्डर है, पता चले तो चले कैसे। मैं जो चश्मदीद है वो महिला मूर्छित है। पुलिस वाले पहले जो है फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आने के बाद वो अपना नमूना इकट्ठे करती है। नमूना इकट्ठे करने पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इसमें लूट का कोई इरादा नहीं है, लूट का कोई वो सुराग नहीं मिलता है, एंगल नहीं है। तो पुलिस आश्वस्त हो जाती है कि ये जो है वो मर्डर ही किया गया है, लूट हुई नहीं, कोई सामान लूटा गया नहीं, सारी स्थिति जो है, जगह जो सामान है वो अपनी जगह पे मौजूद है, इसलिए पुलिस आश्वस्त है कि लूट का इरादा बिल्कुल ही तो नहीं है। अब पुलिस इनको सबको जो सील किया जाता है, सील करने के बाद जो है पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और चूंकि इनके जो हस्बैंड हैं, लड़की के माता पिता हैं, बेटा के पिता हैं, वो विदेश में यानी आबू धाबी में रह करके जो है वो नौकरी कर रहे होते हैं। बड़ी समस्या। अब लोगों को पूछा जाता है, लोगों के पास, मोहल्ले वालों के लोगों के पास, पड़ोसियों के पास उनका जो है नंबर होता है, और नंबर जो होता है उस नंबर पर कॉल की जाती है, और उनका नाम जो है, जो मृत हैं उनके बेटा बेटियों का नाम संजीव कुमार होता है। संजीव कुमार आबू धाबी में रह करके सर्विस और पेशा अपना जो भी होता है वहाँ कर रहे होते हैं। संजीव कुमार को बताया जाता है कि आपके घर में ऐसा ऐसा केस हुआ है, आपकी पत्नी भी मूर्छित है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आपकी बेटी और आपके बेटे की मौत हो गई है, आपको किसी पे शक? तो वो तुरंत ही जरा भी देर नहीं लगाते हैं और वो बताते हैं कि एक अर्पित नाम का लड़का है, उसी मोहल्ले का रहने वाला अर्पित जो है, जिसकी अवस्था 19 साल है, अर्पित मेरे घर पर आता जाता था, अर्पित ने मेरी बेटी का पीछा किया था, जिसकी मेरी पत्नी द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई थी। अब वो रजिस्टर खंगाले जाते हैं, रजिस्टर में जो एप्लीकेशन मिलती नहीं है, लेकिन उसने बताया तो फिर पुलिस वालों के दिमाग में आ जाता। कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि साहब FIR जरूर दर्ज हुई थी, मगर इन्होंने राजीनामा कर लिया था, राजीनामा के कारण वो एप्लीकेशन वापस दे दी गई थी, GD पर वो दर्ज मामला नहीं हुआ था। ये माफी मांगने के बाद, पैर हाथ छूने के बाद भी लड़का हैरान परेशान करना नहीं छोड़ा था और वो नहीं माना था, इसलिए उन्होंने उनका नाम बता दिया। जब नाम बता दिया तो प्रवीण को ढूंढा जाता है, प्रवीण मिलता नहीं है। 18 जून की ये घटना है, 18 जून 25 की, आते आते 26 जून 25 आ जाता है। अब उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, UP, इन सारे जिलों की पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस की टीमें बता दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुलिया है, ये अर्पित नाम का लड़का, अगर आपको इन स्टेटों, इन राज्यों में कहीं मिले तो उसे अरेस्ट कर लिया जाए। आखिरकार वो 26 जून को वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार 26 जून को पुलिस उसको ले जाती है। पुलिस जब लाती है अर्पित को पकड़ करके, तो अर्पित को पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ये घटना क्यों घटाई। वो ज्यादा नानुकुर नहीं करता है, वो सीधा घटना को बता देता है, और वो जो घटना सुनाता है वो आप भी कर। अब वो कहानी पूरी पुलिस को सुना रहा है। उसका कहना है कि इनकी बेटी से, श्वेता से हमारे अनैतिक संबंध थे, और अनैतिक संबंध होने के कारण ये लड़की हमको जो है बुला लिया करती थी, और मैं इसके घर आया जाया
करता था। पिताजी थे नहीं, हम इसे नींद की गोलियां दिया करते थे। वो नींद की गोली अपनी सब्जी में, अपनी माता की में, और जो है बेटा, यानी बेटा छोटा है, उसकी सब्जी में, उसके खाने में रात को नींद की गोलियां, कभी दूध में, कभी दही में, कभी मट्ठा में, कभी सब्जी में, इस तरह से रात को जो है खिला दिया करती थी। दिन से कोई वास्ता नहीं है। और जो है ये गहरी नींद में के आगोश में चले जाते थे। मैं जो अंदर से प्रवेश करता था, पूरी रात में इसके साथ अय्याशी करता था। उसी 18 जून की रात को भी 18 जून की रात को भी मैंने नींद की गोलियां दी थी। सब्जी कुछ अच्छी बनी नहीं थी, या नींद की गोलियों की वजह से वो सब्जी का स्वाद बिगड़ गया। माँ ने सब्जी वो कम खाई जरूर थी चंदा देवी ने, मगर वो कम खाई थी। इस वजह से चंदा देवी बहुत ज्यादा नींद में नहीं थी। लेकिन इस लड़की ने ये समझा, श्वेता ने, कि सारा घर परिवार बेहोशी हालत में होगा। चले आई रोज की तरीके से, वो किवाड़ खोलती है, कुंडी लॉक करती है मेन गेट की, और आकर के अपना बिस्तर, हम बिस्तर पे होते हैं, बिल्कुल नेकेड पोजीशन में होते हैं। उस माँ की जब ये आवाज कुछ आती है अजीब तरह की, तो उसकी माँ के कानों में जाती है। माँ जा करके उसकी चारपाई के पास आ जाती है। जब माँ पास आती है तो लड़की अपने कपड़े उठाती है और कमरे में प्रवेश कर जाती है, कमरा अंदर से बंद कर लेती है। और यहाँ अब जो माँ है वो उसके लड़के के, यानी अर्पित के कनपट्टी पर, पीठ पर, कनपट्टी पर, पीठ पर बोल थापड़ लपड़ बरसा रही होती है। इस माँ के पास वहां कहीं चाकू किचन में था, वो माँ चाकू लेती है, और जब चाकू लेती है तो चाकू से वो प्रहार करती है। प्रहार के बाद लड़के को गुस्सा, अर्पित कह रहा मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने वो चाकू छड़ाया और उसके बाद मैंने चाकू का वार किया। वहां हथौड़ा पड़ा था, फिर मैं हथौड़ा से वार किया। मैंने समझा ये मर गई। ये सब घटना घटा ही रहे थे, तब तक उनका बेटा प्रवीण आ गया, कक्षा 9 का छात्र है। और जब उसने देखा, वो चीखना चिल्लाना चाहा, तो मैंने उस पर भी वार किया। वो भाग रहा था, जीना पे मैंने डाल लिया। जीना पे डालने के बाद उसकी मौत हो गई। जब ये घटना घटी तो लड़की ने भी किवाड़ खोले, जिसे मैं चाहता था, प्यार करता था श्वेता से, तो लड़की भी बाहर आ गई। आने के बाद उसने मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और बोला, तुमने ये क्या कर डाला, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ी जाऊंगी, और मैं ये राज अपने बचने के लिए पुलिस को बता दूंगी। तो दोस्तों इतना कहना था। वो उस पर भूत तो सवार हो ही गया था हत्या का। वो उस पर बार पर बार प्रहार पर प्रहार करता रहता है हथौड़ा से और चाकू से। अंत में उस लड़की की भी मौत हो जाती है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और जब जुर्म कबूल किया तो पुलिस ने तमाम धाराओं में उसको बाउंडेड किया। बाउंडेड करने के बाद जो हिस्ट्री शीट इसकी बनाई और इसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जो है दाखिल जेल कर दिया गया। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, मगर कहानी जब बन के आती है, मैंने बताया कि हम लोग जा कहाँ रहे, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो आज हम कहना चाहेंगे, जिनके बच्चे और जिनकी बेटियां घर में जवान हैं, जरा भी आप उनको निगलेक्ट मत करिए। घर से बाहर है, लेट लतीफ हो रहे हैं, एक ही समय पे बार बार घर से बाहर निकल रहे हैं, या आपके घर के बेटी है घर में और आपके घर का खाने का स्वाद बदल गया है, आपको दिन में अजीब लगे, आंखें उनीदी रहें, तो समझ लेना चाहिए दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।